हाँ मैं एकदम अच्छी हूँ। तू बता कैसी है? अपना ख्याल रखना। सर ये औरत इस घर को देखकर डर कर भागी। जिस घर में इतना बड़ा कांड हुआ उस घर से लोग डरेंगे तो है ही। तो इसने एक और मासूम की जान ले ली। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी। आप सबका स्वागत है क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के केस में। कहते हैं देव और दानव दोनों एक ही इंसान के दो रूप हैं। जहां आम तौर पर इंसान इस कोशिश में रहता है कि अपने परिवार की और अपने आसपास की दुनिया में खुशियां बांट सके, वहीं जब इंसान में पाप, अहंकार और स्वार्थ का वायरस हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ना तो खुद खुश रह पाता है और ना ही किसी और को खुश देख पाता है। अभी 2021 की अच्छे से शुरुआत भी नहीं हुई थी कि एक केस ने हर तरफ तहलका मचा दिया। ये केस इतना खौफनाक था कि हर किसी की जुबान पर बस इसका ही जिक्र था। लोगों में डर का माहौल था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? बहू, ये रसोई की क्या हालत कर रखी है तुमने? कितनी गंदगी मचा रखी है तुमने? अरे माँ जी, ये रसोई नहीं है, ये तो हमारी किस्मत है। जितना भी रगड़ लो साफ ही नहीं होती है। बताओ बताओ कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तृप्ति एमबीए की है तूने, टाइम पास के लिए पता नहीं क्या वीडियो बनाती रहती है। कोई अच्छा सा काम कर। विपिन भैया, लोगों को हंसाने से भी अच्छा कोई काम हो सकता है? एक तेरे चोंचले और एक तेरी ज्योति भाभी के। तुम आजकल की लड़कियों की जिंदगी में जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है? अब क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तू यहाँ वीडियो में घुसी रहती है और वहां तेरी ज्योति भाभी अपने सैर सपाटे में। उसे इतना भी ख्याल नहीं है कि 6 महीने का दूध पीता बच्चा है उसका घर में। लो, अब ये भी शुरू हो गया। मैं देखती हूँ। तू बैठ, तू ये सुनील को देखे नाश्ता, मैं देखती हूँ उसे। नहीं नहीं मेरे बच्चे नहीं रोना। ओले लो, मैं आ गई। दादी आ गई, तो आ गई। हाँ अभी आई, मम्मी आएगी। जी माँ जी, आपने कॉल किया था, सॉरी मैं देख नहीं पाई। अरे इतना छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे रहेगा? तू है कहाँ? मैं सहेली के साथ हूँ माँ जी, मैं बस आ ही रही हूँ अभी। जी। ससुराल और पति के चक्कर में मेरी जान की जान जा रही है। मन तो करता है सबकी जान दे दो। वो सामान वहां रखो। और इकबाल, वो सामान चेक कर लो, शाम को डिलीवरी देनी है। ठीक है जी मिश्रा जी। हाँ घर में सब बिल्कुल ठीक है। हाँ ज्योति भी और मुन्ना भी ठीक है। मैं आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर में। तू आज टिफिन तू क्यों लेकर आई है? और ज्योति कहाँ है? भाभी मार्केट गई है भैया। और सुन लो हमारी बात, आगे से ना जब भी आप घर से बाहर निकलो तो खाना खा के निकला करो। अरे वो माल की डिलीवरी देनी है ना शाम को, तो बस उसी में बिजी था। हाँ तो वो तो विपिन भैया भी संभाल सकते हैं ना। कुत्ते की दुम की तरह रहोगे ना तुम, टेढ़े के टेढ़े। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि मेरे पीछे मंडराना बंद करो। पद्मिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे तो बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, तो सबकी गोद में जाके बैठ जाऊं क्या? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। तुम मर जाओ ना यार कहीं जाके, अच्छा है दुनिया से एक पापी कम होगा। पद्मिनी प्लीज। क्या है यार, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे। मेरे पापा को जानते हो ना, पूरे खानदान का ना छोटा छोटा टुकड़ा करके ना मटन चॉप बना देंगे, समझे तुम?
प्लानिंग पर मेरा ये कॉमिक एक्ट। कल की शुरुआत हो उससे पहले ही मैं उसकी प्लानिंग कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा प्लानर, इसमें सब कुछ लिखा है कि मुझे कल क्या करना है क्या नहीं। लाइफ और बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है। इसी तरह कल नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसी कॉमिक एक्ट। अरे भैया, क्या जरूरत थी मेरे वीडियो में आने की? पूरा वीडियो खराब कर दिया आपने। बाय द वे, तू क्या कह रही थी? लाइफ में सब कुछ प्लानिंग से हो जाता है। हाँ भैया। लाइफ जब नाच नचाती है ना, तो इंसान की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। सुनील भाई, विपिन भाई, सुनील भाई, विपिन भाई, सुनील भाई, सुनील भाई। पीछे हटिए, पीछे हटिए। छह 7 महीने का बच्चा होगा। बच्चे तक की जान नहीं। एक लाश बेडरूम में भी है। इनके मुंह से झाग नहीं निकल रहे। और ये देखो, गले पे निशान है। हॉल में उन तीनों की मौत जहर की वजह से हुई है और इनको गला दबा के मारा गया है। लेकिन वो लड़की कैसे बच गई? सर, पड़ोसियों ने बताया कि बाहर जो लड़की बैठी है उसका नाम तृप्ति है। तृप्ति, कैसे हुआ ये सब? पूजा, है लड़की गहरे सपने में। उसको पड़ोस में किसी के घर बिठाओ, पानी वानी पिलाओ। सर, मुझे तो लग रहा है कि इन सब ने सुसाइड किया होगा। अंदर मां को गला दबा के मारा गया है और इन सब की मौत जहर की वजह से हुई है। लगता है इस फैमिली के साथ किसी की गहरी दुश्मनी रही होगी, तभी तो एक 6-7 महीने के बच्चे तक को नहीं छोड़ा। सर, फिर वो जो लड़की है तृप्ति, वो कैसे बच गई? इसका जवाब तो लड़की देगी। इस फैमिली के बारे में पड़ोसियों से बात करते हैं। सर, हमने तो किसी को भी आते जाते नहीं देखा। घर में कौन कौन रहते थे? तृप्ति की माँ, तृप्ति के 2 भाई सुनील और विपिन, सुनील की पत्नी ज्योति और उनका एक 6 महीने का छोटा बच्चा। अच्छा, इनकी किसी से कोई लड़ाई? हाँ सर, दोपहर में सुनील विपिन पर किसी बात पे बहुत जोर से चिल्ला रहा था। बहुत गुस्सा था वो। भैया, कम से कम खाना तो खा लेते। तुझे मेरी बड़ी चिंता हो रही है? गोडाउन छोड़कर घूमता रहता है। मेरे अकेले का बिजनेस है क्या? तेरे से बात करना ही बेकार है। तू जा, आराम से बैठकर रोटियां तोड़, मैं संभाल लूंगा सारे काम। फैमिली में कोई और है? सर, इनका बड़ा बेटा पंकज, वो अजमेर में रहता है। सर, अभी 15 दिन पहले तृप्ति की सगाई हुई थी। बहुत खुश थे सब लोग। सर, सुनील भाई ने आज मुझे बिल्डिंग मटेरियल लाने के लिए दुकान पर बुलाया था। मैं दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद थी, तो मैंने सोचा कि घर जाके उन्हें वापस बुला लेता हूँ दुकान पर। यहाँ पर पहुंचा, सर दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था।
अभिषेक, सुनील के बारे में पता करो, दुकान जाओ उसके। सर फोर्स एंट्री का भी कोई निशान नहीं है। घर में चोरी तो नहीं हुई है? किचन में कल की तैयारी करके रखी गई थी, चने भीगे हुए थे, सारी एक्टिविटीज तो नॉर्मल लग रही है। अमर, इन सबके फोन टेक्निकल डिपार्टमेंट को भेजो। किचन में जो बचा हुआ खाना है वो फॉरेंसिक के लिए भेजो, ताकि ये पता चल सके कि जहर किस चीज में था, और इन सबकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। तृप्ति, संभालो अपने आप को, पानी पियो। कौन हो तुम? सर मुझे तृप्ति से मिलना था। अभी नहीं मिल सकते, चलो आओ। सर लेकिन सर टेरेस का डोर भी ओपन है और घर का मेन डोर भी। सर हो सकता है कि कोई टेरेस से आया हो और मेन डोर से चला गया हो, या फिर कोई मेन डोर से एंटर किया और टेरेस से निकल गया हो। लेकिन जहर देके मारने का काम कोई जान पहचान वाला ही कर सकता है, कोई ऐसा जिसकी पहुंच किचन तक हो। सर ये भी तो हो सकता है कि कोई छुप कर आया हो, खाने में जहर मिलाया, जिसको खाकर सब मर गए हो, और उसके बाद में माँ का गला दबाकर उसको मार दिया हो। पॉसिबल है सर, मैंने दुकान में मालूम किया, सुनील वहां पर नहीं है, ना ही किसी और को उसके बारे में कुछ पता है। सुनील कहाँ गायब हो सकता है? सुनील का नंबर पता करो, नंबर ट्रेस करो उसका। एक बात समझ में नहीं आ रही है, उस वक्त घर में जितने भी लोग मौजूद थे कोई नहीं बचा, तृप्ति कैसे बच गई? तृप्ति, समझ सकता हूं ये सही समय नहीं है सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ, किसने किया, ये जानने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। प्लीज मदद कीजिए हमारी। हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? माँ, कुछ हुआ है क्या भैया भाभी में? तू छोड़, तू बीच में मत पड़, इसको साफ कर, गंदी हो रही है बहुत। तू कहाँ चल दिया? माँ आता हूँ, दुकान पर बहुत काम है। अरे खाना तो खा जा बेटा, अरे 10 मिनट लगेंगे। अरे माँ अभी नहीं खा सकता, माल की डिलीवरी देनी है। भैया भैया, माँ मैं एक सेकंड आता। उसके बाद विपिन सुनील के पीछे पीछे बाहर गया, बाहर दोनों में झगड़ा हुआ जैसा कि इन्होंने बताया। उसके बाद क्या हुआ? उसके आगे? उसके बाद विपिन भैया वापस आए और हम सब ने साथ मिलकर खाना खाया, और हर रोज की तरह हम सभी अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। हम सभी की आदत थी दिन का खाना खाने के बाद 1-2 घंटे की नींद लेने की। 2 घंटे बाद अपने रूम से बाहर आई तो मैंने देखा भैया 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 भैया, बाबू, भाभी, भाभी उठो, भाभी, माँ, माँ, अच्छा तृप्ति, आप सब लोगों ने साथ में खाना खाया, वही खाना खाया, सेम खाना खाया सबने, तो आप कैसे बच गए? मुझे नहीं मालूम सर। आप अपने रूम में सो रही थी खाना खाने के बाद, तो आपने किसी तरह की कोई आवाज सुनी? नहीं सर, मैं अपना रूम लॉक करके सोती हूँ और फैन भी ऑन था, तो मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। सर, बाहर कोई तृप्ति से मिलने आया था।
अपने आप को इसका रिश्तेदार बता रहा था। जैसे ही मेरा ध्यान बटा, पता नहीं कहाँ चला गया सर। उम्र क्या थी? यही कोई 25-26 साल। तृप्ति, क्या आपसे कोई मिलने आया था? 25-26 साल का था। बता सकते हो कौन हो सकता है वो? मुझे नहीं मालूम सर, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। सर, मैंने तृप्ति की बेल के लिए अप्लाई किया है। देखिए, आप तृप्ति की टीचर रह चुकी हैं, भावना में बह के खामखा अपना समय बर्बाद कर रही हैं आप। तृप्ति के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, बेल मिल नहीं पाएगी उसको। देखिए सर, मैं तृप्ति को कॉलेज के टाइम से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं मार सकती, क्योंकि वो अपने परिवार वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। चलो, साहब ने बुलाया तुम्हें। मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है तृप्ति, लेकिन आपके और मेरे मानने से क्या होता है? कानून तो मुझे गुनहगार मानता है ना, और मेरे अपने भी मुझे गुनहगार मानते हैं। और क्या फर्क पड़ता है? अब मेरी फैमिली तो वापस नहीं आ सकती ना। तृप्ति, आई एम रियली सॉरी फॉर योर फैमिली, पर मैं तुम्हें इस कलंक के साथ जीने नहीं दूंगी। बस तुम मुझे ये बताओ कि कहीं तुम पर कोई दबाव तो नहीं है ना? सर, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास पाई पाई का हिसाब है। प्लीज मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं 1 साल से यही कहता आ रहा हूँ। बस मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए प्लीज। मैं आज लेट हो गई, सॉरी। चलो खाना खाते हैं। हाँ चल। सर, मैंने सुनील के हिसाब किताब की डायरी चेक की। सर, उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था। सर, सुनील ने जिससे 50 लाख का लोन लिया था, मैंने उससे भी बात की। सर, उसका कहना है कि सुनील उसे बार बार एश्योर कर रहा था कि उसके पैसे दे देगा, लेकिन सर सुनील प्रेशर में तो था। लेकिन उसके लिए वो अपनी फैमिली को क्यों मारेगा? सर, हो सकता है बेइज्जती के डर से। सर, हम उसके फ़ोन को भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। सर, उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन मार्केट की है। सर, मैं पंकज सिंह, निर्मला देवी का बेटा, सुनील सिंह और विनीत सिंह का बड़ा भाई। सर, मुझे बड़ी साहब से मिलना। सर, मैं नहीं जानता सर सुनील कहाँ है। उसने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया सर। फैमिली की किसी के साथ कोई दुश्मनी? दुश्मनी तो नहीं सर, किसी से नहीं। मैं तो अजमेर में रहता हूँ और मेरा तो यहाँ आना जाना भी कम होता है। हाँ, पिछले 15 दिन पहले मैं आया था तृप्ति की सगाई में। अरे वाह देवर जी, आपने तो बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है तृप्ति के लिए। अरे मैं तो कहता हूँ अब इसकी भी सगाई करा दो। क्यों बे, करा दे तेरी सगाई। फैमिली में कोई तनाव? तनाव तो बस एक ही थी, विपिन की वाइफ पद्मनी। कपड़े भी हम उतारे, तय भी हम करें, ये जवान बैठे रहे, बस बूढ़े काम करते रहे, इनकी सेवा करते रहे और कुछ नहीं। अरे सुनील, अरे ज्योति, पंकज, अरे ये पद्मा की अलमारी में पड़ी हुई थी। ये कहाँ से आई है ये बंदूक? आपको क्या जरूरत थी हमारी परमिशन के बिना हमारी अलमारी खोलने की? आप हमारी जासूसी कर रही थी। इस घर में ये गन नहीं रहेगी, ये शरीफों का घर है। तो आप कहना क्या चाहती है कि हम गुंडे के परिवार से आते हैं? आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पापा की कितनी इज्जत है कानपुर में, समझे आप सब लोग। और ये बंदूक ना हमारे पापा ने हमारी सेफ्टी के लिए दिए। ये गन यहाँ नहीं रहेगी, निकाल इसको, यहाँ से फेंक इसको। छोड़िए इसको। अब हमें ना यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। जब देखो जिग 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 चलती रहती है इस घर के अंदर, दम घुटता है हमारा इस घर में। अरे तो जाए ना, किसने रोका है तुझे?
सर कहने को तो पद्मनी के पिताजी कानपुर के बहुत बड़े हैं, पर पूरा का पूरा परिवार एक नंबर का दबंग। पद्मनी और विपिन में 1 साल पहले लड़ाई हुई तो पद्मनी यहाँ जयपुर में अपनी मौसी के यहाँ शिफ्ट हो गए। दोनों तलाक लेने वाले भी थे। कोई और जो फैमिली के बहुत करीब हो? हाँ सर, विपिन और सुनील का नौकर इकबाल, वो उनका गोडाउन भी संभालता है और उसका हमारे घर पर आना जाना भी है। इकबाल? इकबाल के बारे में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया और उस वक्त वहां पर सब लोग मौजूद थे, लेकिन इकबाल का कहीं अता पता नहीं था। इस इकबाल के बारे में पता करो। और एक बार, तृप्ति के अलावा वहां पर सबकी मौत हुई, लेकिन तृप्ति ने ना तो कुछ सुना ना कुछ देखा। मुझे लगता है तृप्ति हमसे कुछ छुपा रही है। सर एक काम करते हैं, इस तृप्ति को कस्टडी में ले लेते हैं और अच्छे से पूछताछ करते हैं। अभी नहीं, फिलहाल तृप्ति के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अभी के लिए तृप्ति को तृप्ति के भाई के पास ही रहने दो, लेकिन नजर रखो उस पर। तब तक हम तृप्ति के मंगेतर से मिलते हैं। यस सर। सर हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी, पर तृप्ति ज़्यादा बात नहीं करती थी। मैंने तुम्हें यहाँ के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि शादी से पहले मैं तुम्हें जानना चाहता था। पूरी उम्र निकल जाती है लेकिन इंसान को जान नहीं पाता। वेल, शादी हो रही है हमारी, बहुत मौके मिलेंगे एक दूसरे को जानने और समझने के। तृप्ति एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी, उसके मुंह से इस तरह की बातें सुन के तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? ऐसा नहीं लगा कि वो शादी से खुश नहीं है? नहीं सर, मुझे लगा वो शर्मीली है। कहते हैं अपनों की हंसी और उनकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। अपने परिवार के लिए इंसान अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन इस केस में परिवार के कत्ल की सुई 2 लोगों पर जाकर टिकी थी, एक तृप्ति और दूसरा सुनील। पुलिस इस केस से जुड़े और भी पहलू खंगालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन दोनों पर उन्हें पक्का शक था। तो क्या इन दोनों में से किसी एक ने परिवार के बाकी लोगों का खून किया था, या अपराधी इतना शातिर था कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया? आखिर वो कौन था और उसके वहशीपन के पीछे क्या वजह थी? अल्लाह कसम साहब, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तेरे मालिक और उसकी पूरी फैमिली की हत्या हो गई और तू फरार था। अरे साहब, वो तो मैंने छुट्टी ली थी, मेरी बीवी को मायके छोड़ने के लिए जाना था ना, इसीलिए। तुझे गुस्सा था ना अपने मालिक पे? नहीं साहब, दोनों मालिक नेक आदमी थे। सुनील की कोई लड़ाई थी विपिन या फैमिली से? सुनील भाई का तो पता नहीं साहब, लेकिन हाँ, जो उनके बड़े भाई हैं पंकज, उनकी जरूर विपिन भाई से 1-2 बार कहा सुनी हुई है। बहुत हो गई तेरी मनमर्जी, और नहीं चलेगी। दिल का कार्ड बनाने की आदत हुई आपकी। एक बात बताऊं आपको, पापा को तो कभी आपने अपना माना नहीं, तो बाकी फैमिली को तो जाने दीजिए। अब तू ज्यादा मत बोल, एक बात याद रख, मैं तुझसे बड़ा हूं। और क्यों हुई थी कहा सुनी? ये मुझे नहीं मालूम साहब। सर इस इकबाल ने तो शक की सुई वापस बड़े भाई पंकज पर ही घुमा दी। पंकज और इकबाल दोनों की कुंडली निकालो और ये भी पता करो कि सुनील कौन से बिल में जाके सर। सर, विपिन की वाइफ पद्मिनी आई। सुना है विपिन और उसकी फैमिली से काफी प्रॉब्लम थी आपको? विपिन से प्यार करते थे हम, और प्यार में इंसान सूरदास तो हो ही जाता है, तो हमने भी तो शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ समय बाद जाके हमें पता चला कि उसका परिवार कितने पुराने ख्यालात का है। और हम ना हमारे पापा की प्रिंसेस है। हमारे पापा ने ना हमें आज तक किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं, और उस घर में हर बात पे जिग 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 जिग, तो बस छोड़ दिया हमने। घर पे गन भी रखती थी आप? हाँ, तो लाइसेंस है उस गन का हमारे पास, और वो गन हमारे पापा की है। आप लोग शायद जानते नहीं है हमारे पापा कितने बड़े आदमी हैं। अच्छा, तो क्या वो इतने बड़े आदमी हैं कि एक पूरे के पूरे परिवार को ही खत्म कर दे? क्या मतलब है आपका? देखिए, आप ना हमें अच्छे इंसान लग रहे हैं, इसलिए अभी तक हम आपसे तमीज से पेश आ रहे हैं, वरना 2 मिनट नहीं लगेगी आपकी वर्दी उतरवाने में। और आप हमारी बंदूक के पीछे काहे पड़े हैं? हमारी बंदूक की गोली खा के मरे हैं क्या वो लोग? नहीं ना, जहर खा के मरे। तो फिर हमारे पीछे ना गोल गोल घूमना बंद करो, वरना पापा से कह के ना पूरे खानदान को मरवा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझे तुम? सर, सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। निर्मला का गला दबाया गया था और बाकी सबको दिया गया था। तो पेपर, प्लास्टिक,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है ना? सर इलीगल मार्केट में भी मिल जाता है। सब जगह पता करो। और तृप्ति के बारे में क्या पता चला? सर तृप्ति के सभी दोस्तों से पूछताछ की हमने, उन सबका यही कहना है कि तृप्ति बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पता करने की। जल्दी पता करो सर। सर घर में छानबीन के दौरान मुझे ये डायरी मिली। सर मैंने इस डायरी को पढ़ा, थोड़ा अजीब लगा है सर। आप मेरे दिल की आवाज हो बाबा। कहना क्या चाह रहे हैं? आप मेरे कान में फुसफुसाते हैं, मुझे सही राह दिखाते हैं, क्या है ये सब? सर मुझे तो ये किसी तांत्रिक का चक्कर लग रहा है। और यहाँ एक PNR नंबर भी लिखा है, 17 मार्च की डेट लिखी है इसकी, तो 15 मार्च को सबके मर्डर हुए थे। पता करो ये PNR नंबर किसका है, ये डायरी किसकी, और वो बाबा कौन? यस सर। हाँ सर, ये विपिन भैया की हैंड राइटिंग है। और सर वो पूजा पाठी थे, पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे, पर वो कभी तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे। और विपिन भैया हमारे पापा को भी कभी कभी बाबा कहा करते थे। लेकिन माँ का ऑपरेशन, तेरी सगाई, ये सब बातें तो पिताजी के गुजरने की बात की है। फिर इन सब बातों का जिक्र इस डायरी में कैसे? तो फिर किस बाबा के बारे में लिखा है इसमें? सच सच बताओ, क्या विपिन का किसी बाबा से मिलना जुलना था? पता नहीं सर, लेकिन विपिन हमारे पिताजी के गुजरने के बाद से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था सर। 2 दिन से ऐसे ही बैठा हुआ है। पहले तो हमें कहा कि किसी को नहीं बताना कि पापा मर गए, ये इनकी बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता। बेटा तू समझा उसे। विपिन, पापा हमें छोड़ करके जा चुके हैं, उन्हें इज्जत के साथ में विदा करो। उनका अंतिम संस्कार करना है हमें। पापा सो रहे हैं, पापा मरे नहीं और कोई हाथ नहीं लगाएगा इनको। पहले तो वो बहुत रोया, उसके बाद लड़ाई हुई, हमने उसे चुपके से बेहोशी की दवाई दे दी और फिर पिताजी का संस्कार किया। लेकिन सर, पापा की मौत के बाद में विपिन बात बात पर लड़ने लगा था। तो क्या हो सकता है कि विपिन ने किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर अपने घर वालों की और अपनी जान ली हो? मेरा दिल नहीं मानता सर, वो ऐसा नहीं कर सकता सर। अगर आप लोगों को कुछ भी याद है जो आपसे छूट गया हो तो आप हमें कॉल कीजिएगा। चलो सर, वो सुनील भैया का कुछ पता चला क्या? फिलहाल तो नहीं, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी की हालत देख के लग रहा है जैसे मर्डर हुए काफी समय हो गया। चेक करो, पूरा चेक करो, कुछ मिलता है क्या? देखो ये जगह किसकी है? सर ये तो सुनील भाई और विपिन भाई ने मिलकर ली थी। सर सुनील को तो हम ढूंढ ही रहे थे, अब तो वो भी मर चुका है। और मर्डर हुए भी 6-7 दिन हो गए। सर जिस दिन बाकी फैमिली वालों का मर्डर हुआ था उस दिन शायद। बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ओके सर, टेक्निकल डिपार्टमेंट से फोन था, उन्होंने तृप्ति के सेल का डाटा रिकवर कर लिया है। और सर उनका कहना है कि तृप्ति का किसी धीरेन्द्र नाम के आदमी से अफेयर चल रहा था। हाँ, तृप्ति और मेरा अफेयर चल रहा था, लेकिन 1 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है सर। जब तृप्ति अपनी पड़ोसन शीतल के घर थी, तू याद आना मिलने? जी,
जैसे ही मुझे पता चला कि तृप्ति की फैमिली के साथ कुछ हुआ है तो मैं परेशान हो गया था, तो बस मिलने चला आया। तो फिर मिला क्यों नहीं, भाग क्यों गया था? सर वहाँ इतनी अफरा तफरी और भीड़ थी कि मौका ही नहीं मिला। तेरा गोडाउन भी उसी मार्केट में है ना जहाँ पे सुनील का है, और उसी मार्केट में थोड़ा आगे जाके गोडाउन में हमें सुनील की लाश मिली थी। सर लेकिन इससे कुछ साबित तो नहीं होता ना, वहाँ मार्केट में तो कितने लोगों के गोडाउन है। सर सुनील की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खाने के सैंपल्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सुनील की मौत भी से हुई थी? नहीं सर सुनील का मर्डर गला दबाकर किया गया था, और वो भी उसी दिन जिस दिन बाकी फैमिली मेंबर्स के मर्डर हुए। इनफैक्ट सर सुनील की मौत बाकी फैमिली मेंबर की डेथ से 1 घंटे पहले ही हो गई थी। और फूड फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है? सर उनका कहना है कि खाने में नहीं, लड्डू में था। प्यार आप धीरेन्द्र से करती थी और सगाई हुई आपके अखिल के साथ। सर धीरेन्द्र मेरा पास्ट था, और आजकल किसके अफेयर नहीं होते। अच्छा, आपकी माँ के अलावा घर में सबकी मौत जहरीले लड्डू खाने की वजह से हुई। सबने कोई लड्डू खाए थे? ले मिठाई। मुझे नहीं खानी माँ। खा ले, तेरी शादी होने वाली, फिर कहाँ खिला पाऊंगी इतने प्यार से। ठीक है, रख जाओ। वही लड्डू होंगे सर। तो आपने नहीं खाए लड्डू? नहीं सर, वो मैंने टॉयलेट में फ्लश कर दिए थे। क्यों? आपने वो लड्डू फ्लश क्यों किए? खाए क्यों नहीं? सर मेरी शादी होने वाली थी, और अखिल ने पहले ही बोला था कि शादी में मोटी ना लगूं, इसलिए मैं डाइटिंग कर रही थी, और माँ को भी मना नहीं कर सकती थी, तो माँ से मैंने वो लड्डू रखवा लिए, पर उनके जाने के बाद मैंने वो लड्डू टॉयलेट में फ्लश कर दिए। लड्डू आए कहाँ से थे? सुनील भैया लेकर आए थे। सर तृप्ति की भाभी ज्योति किसी प्रभात नाम के आदमी के टच में थी। मैंने प्रभात का 1 साल का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, दोनों के बीच दिन रात बात होती थी। उठा लो उस प्रभात को। सर। हाँ, मैं ज्योति भाभी को जानता था। दरअसल मैं उन्हीं के गांव का, इसलिए अक्सर बात होती रहती थी। तो एक शादीशुदा औरत से रात के 12-1 बजे तक बातें करता था? सर वो ज्योति भाभी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती थी। उन्हें अपने मायके की याद आती थी, और मैं रात में देरी से सोता हूँ, इसलिए वो जब भी रेस्टलेस या लोनली फील करती थी तो मुझे फ़ोन करती थी। ये प्रभात और ज्योति के बारे में अच्छे से पता करो, कुछ तो खिचड़ी पक रही थी इन दोनों के बीच। सर ये सब क्या है? इसमें मेरे पुराने कपड़े हैं। एक एनजीओ है जो जरूरतमंद लोगों को पुराने कपड़े देता है, बस उन्हीं को देने चाह रही थी। अच्छा, तो अगर मैं पुराना हो गया तो मुझे भी किसी एनजीओ में दान कर देगी क्या? तुम्हें तो मैं ऐसे बांध के रखूंगी। माँ चल जानती है कौन है वो हमारे बराबरी का भी नहीं है। छोटे लोगों में हम शादी नहीं करते, लेकिन माँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। सर विपिन की दुकान के आगे एक शमशान है, और वहां पर एक तांत्रिक रहता है। वहां के आसपास के लोगों का कहना है कि विपिन अक्सर वहां पर आता जाता रहता है। हाँ साहब, विपिन आता था मेरे पास। तू तो कहता कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा, किसी काम का नहीं है तू, ढोंगी है, पाखंडी है। अपने आप को असली सिद्ध पुरुष कहता है। असली सिद्ध पुरुष मेरे बाबा थे, मेरे पापा, और वो जो चाहे ना वो कर सकते थे, मेरा सारा बिगड़ा काम बनाते थे। आया अपने आपको बाबा कहने, बार बार आया करता था मेरे पास। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी शक्ति आजमा रहा हो या मेरा मजाक उड़ा रहा हो। ऐसा क्यों करेगा वो? इसके पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं। सर प्रभात के मोबाइल फोन की डिलीटेड मैसेज में हमें कुछ मैसेज मिले हैं। ये तो सुनील के मैसेज है।
सुनील प्रभात को ऐसे मैसेज क्यों भेजेगा? सर हमें भी अजीब लगा, तो हमने सुनील, ज्योति और प्रभात तीनों के बैंक अकाउंट चेक किए। सर ज्योति पिछले 1 साल से रेगुलर बेसिस पे प्रभात के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रही थी, कभी 20,000, कभी 50,000, तो कभी 1 लाख रुपए। सर प्रभात और ज्योति के मोबाइल अक्सर एक साथ स्टेशन रोड पर एक्टिव रहते थे। सर मैंने पता किया है तो मालूम चला है कि वो किसी होटल में मिलते थे। ये लीजिए आपकी चाय। सुनिए ना आप। बोलो। मेरा माँ के पास जाने का बहुत दिल हो रहा है। मैं तो बहुत बिजी हूँ। वो तुम्हारे गांव वाला है ना प्रभात, उसके साथ चली जाओ, अच्छा आदमी है। क्या बात है? वो प्रभात, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। वो अब बोलेगा? वो सर ज्योति भाभी अच्छी लगती थी मुझे, पता नहीं कहाँ से सुनील भाई को हमारे बारे में पता लग गया। तो तुम ज्योति पर बुरी नजर रखते हो? नहीं भैया, मैं तो बस वो। देखो मैं यहाँ तुम्हें डांटने नहीं आया हूँ, बल्कि मदद मांगने के लिए आया हूँ। शादी के 5 साल बाद भी हमारे घर में बच्चे का जन्म नहीं हुआ, लेकिन खोट मुझी में अगर समाज को पता चला तो बहुत बदनामी होगी। अगर तुम चाहो तो उसके साथ मुझे बस बच्चा चाहिए जिसे मैं अपना नाम दे सकूं। और फिर तूने सुनील को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब उनका बच्चा हुआ तो मेरे मन में लालच आ गया। सच तो यह है कि तेरा और ज्योति का अफेयर शुरू हो गया था। किसी वजह से ज्योति ने तुझे मना कर दिया, तुझे गुस्सा आया, इसलिए तूने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं खुलेगा ये, कट्टो इसका। सर विपिन ने एक वीडियो फाइल पद्मनी को भेजी थी, ये फाइल उसके डेटा में थी। इसमें तो ऑडियो ही नहीं है, और ये वीडियो भेजने के जस्ट बाद ही विपिन की मौत हुई होगी। और सर डायरी में जो पीएनआर था वो पद्मनी के रिजर्वेशन का था। हाँ, हम पुणे जा रहे थे अपनी बहन के पास, लेकिन तभी ये कांड हो गया और आपने हमें शहर के बाहर जाने के लिए मना किया। उस दिन विपिन ने तुम्हें वीडियो कॉल किया था और एक वीडियो भी भेजा था। इसमें क्या नई बात है? वो हमें रोज फोन करता है हमें मनाने के लिए। क्या था उस वीडियो में? पता नहीं सर, उसमें कोई आवाज नहीं थी। वीडियो कॉल पे बात क्या हुई थी तुम्हारी उसके साथ? पता नहीं सर, उसे कैसे पता चल गया कि हम पुणे जा रहे हैं, तो उसने रोकने के लिए फोन किया था। लेकिन सर हम आपको बता रहे हैं कि आप खामखा हम पे शक कर रहे हैं। ये सारा किया धरा है ना तृप्ति का है। मुझे लगता है पता नहीं हमसे। जब हम तृप्ति के घर के आसपास वारदात के दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे तो एक फुटेज में हमें तृप्ति दिखी। ये रही फुटेज। ये तो उसी दिन की फुटेज है, लेकिन तृप्ति का कहना है कि मिठाई सुनील लेकर आया था। सर हमें यह भी पता चला है कि वारदात के एक दिन पहले सुनील की धीरेन्द्र से लड़ाई भी हुई थी। हाँ सर, हमारी लड़ाई हुई थी। तुम मेरा साथ दोगी ना तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो तृप्ति, तुम मेरे बिना रह नहीं सकती। क्या कर रहा है तुम? भैया, भैया जोर से। ये गुस्सा आया और तूने गुस्से में तृप्ति के साथ मिलकर सबको खत्म कर दिया। सर मैंने कुछ नहीं किया। ये जो मिठाई लेकर जा रही है ना तृप्ति, इसी में मिला हुआ था जहर। सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तूने साथ दिया उसका, तुम दोनों ने साथ में मिलकर किया है ये सब। हाँ सर, मैं मानती हूँ कि वो मिठाई का डब्बा मैं ही घर लेकर गई थी, पर वो मिठाई का डब्बा घर ले जाने के लिए मुझे सुनील भैया ने ही बोला था जब मैं उन्हें लंच बॉक्स देने गई थी। भैया ये टिफिन यहाँ पर रखा है, खा लेना। अरे सुन, ये मिठाई ले जा, घर पे सबको दे देना, ठीक है? चल बाय। तुमने जो कहानी सुनाई वो सच नहीं है, सच मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम धीरेन्द्र से प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी सगाई जबरदस्ती अखिल के साथ करवाती। तुम्हें इस बात पे गुस्सा आया, तुमने 15 दिन तक वेट किया। फिर 15 दिन वेट करने के बाद तुमने धीरेन्द्र के साथ बहुत अच्छे से प्लानिंग की। तुम घर पे लड्डू लेकर आई, उन लड्डुओं में तुमने जहर मिलाया। तुम्हारे सुनील भैया जैसे ही घर से बाहर गए, तुमने धीरेन्द्र को इन्फॉर्म किया। धीरेन्द्र ने उनका पीछा किया और दुकान पर जाकर उनका मर्डर कर दिया, और फिर दुकान का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर तुमने वो जहर वाले लड्डू अपने पूरे परिवार को खिलाए, लेकिन तुम्हारी माँ ने वो लड्डू नहीं खाए। क्यों? क्योंकि उनको डायबिटीज थी।
इसलिए तुमने अपनी मां को गला दबा के मार डाला और तुमने अपने टेरेस का दरवाजा खुला रखा ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। नहीं सर, ये सब झूठ है। यही सच है। नहीं सर, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मेरा यकीन मानिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर अगर ये सारा खेल तृप्ति और धीरेन्द्र का है तो फिर विपिन की लिखी उस डायरी का क्या? देखो, उस डायरी से कुछ प्रूफ तो होता नहीं है। मुझे लगता है वो डायरी पुलिस को भटकाने के लिए लिखी गई है। एक काम करो, डायरी में जो हैंडराइटिंग है पता करो वो वाकई में विपिन की है या फिर किसी और की है। यस सर। विपिन के डायरी में मिली हैंडराइटिंग को उसके गोडाउन में रखी फाइल्स की हैंडराइटिंग से मिलाया गया। डायरी में विपिन की ही हैंडराइटिंग थी, लेकिन उस डायरी में लिखी बातों का इस केस से कोई मतलब ही नहीं दिख रहा था। जहां एक तरफ पुलिस को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस केस की गुत्थी सुलझा ली है, वहीं दूसरी तरफ तृप्ति के मोहल्ले के लोगों के दिलों में डर घर कर चुका था। अपना ख्याल रखना। खास तौर पर जब हमारे आसपास दिल दहला देने वाला कोई कांड हुआ हो। जहर वाली मिठाई का डब्बा तृप्ति अपने साथ घर लेकर गई थी और एक बस वही थी जो जिंदा बची थी। इसी आधार पर पुलिस ने तृप्ति और धीरेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया। तृप्ति, तुम्हारे अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग केस बना है। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी। अब अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो फिर यही सही। ऐसे मत बोलो तृप्ति, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। आप अगर सच में मेरी मदद करना चाहती हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। कोर्ट में अपील कीजिएगा कि मुझे फांसी की सजा, उम्र कैद नहीं, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलना चाहती। क्या बात है सर? अमर, कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो रही? कोई गलती तो नहीं कर रहे हम? सर आप भी उस तृप्ति की बातों में आ गए। लड्डू ना खाने का उसने क्या एक्सक्यूज दिया था, याद है ना आपको? याद है, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अमर, इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं सबकी कुंडली एक बार और निकालो, और वो लोग जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में थे उनका इतिहास भी चाहिए मुझे। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यस सर। सर एक कांटेक्ट मिला है, इसके कनेक्शन में पेपर मिल के 2 लोग हैं। सर मैंने दोनों से पूछताछ की। सर उन दोनों ने मर्डर से 1 दिन पहले बेचा था। साहब मुझे तो उस विपिन ने कहा था। बाबा, मेरी पत्नी को वापस लाना है। मेरे पूरे परिवार से गुस्सा होकर वो चली गई है। सबकी आत्मा की शुद्धि करानी है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे बाबा ने कहा है, सपने में आकर मेरे कान में सफेद जहर दूंगा तो सबकी आत्मा सफेद होगी। तुम हत्या करोगे? नहीं, मरेंगे नहीं, सिर्फ आत्मा साफ होगी। साहब उसने मुझे बहुत से पैसों का लालच दिया था, कहा कि मरेंगे नहीं। मुझे लगा कि बस जरा सा जहर चटाएगा, इसीलिए मैंने उसे जहर लाकर दे दिया। साहब उसकी पत्नी को सब मालूम था। सर उसने मुझे वीडियो कॉल किया था। तुम्हें कितनी बार बोला है ना कि हमें कॉल मत किया करो, समझ में नहीं आता तुम्हें? तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखना चाहती हो कितना? अभी दिखाता हूं। अरे इतना काम पड़ा है, क्यों बुलाया? भैया वो ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कहां पर? भैया वो ना उसने फिर एक एक करके सबको मार दिया।
भाभी लड्डू खाइए ना। किस खुशी में है? अरे खुशी की बात है, वो क्या था ना कि ले तो भी खा। भाभी सब मर गए, सबको मार दिया मैंने, सबकी आत्मा शुद्ध कर दी, शुद्ध। वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता हूं इसे। तुम बार बार मेरा फोन क्यों काट रही हो? मैंने जो कुछ भी किया हम दोनों के लिए किया। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, आई लव यू, और ये मेरा आखिरी मैसेज है। बाबा मेरी मनोकामना पूरी करना बाबा। ये सब तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सर आपको तो यही लगता ना कि ये सब हमने उसके साथ मिलकर करवाया। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से एक निर्दोष, एक मासूम लड़की को सजा मिल सकती थी। मैंने अपने करियर में हर तरह के केसेस देखे, क्रिमिनल की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं मैं, लेकिन किसी अंधविश्वास में आकर अपने पूरे परिवार की जान ले लेना, ये कभी नहीं समझ पाऊंगा। तृप्ति, हमारी वजह से जो आपको तकलीफ हुई है उसके लिए आई एम सॉरी बेटा। माना जाता है कि किसी भी इंसान के 5 दुश्मन होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अपराध कोई भी हो, उनका कारण इन 5 में ही छुपा होता है। ये विपिन का पद्मिनी के लिए मोह था, जिसने उससे इतना बड़ा अपराध करवाया। अपने प्यार पर उसके विश्वास ने कब अंधविश्वास का रूप ले लिया, ये तो वो भी नहीं समझ पाया। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, विश्वास की भी नहीं। और ऐसी धारणा जो इंसान को इंसानियत से अलग करे, ऐसी धारणा, ऐसे विश्वास और ऐसे अंधविश्वास से दूर रहना ही उचित है। थैंक यू। लॉकडाउन खत्म ना होता तो कितना अच्छा होता। अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मैं भी तो अपनी बीवी को छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूं, काम में जाना पड़ेगा ना। आई शपथ जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? शेखर दादा। हाँ दादा। अरे वो तेरे दोस्त ने पैसा लिया था, उसका क्या हुआ? दादा वो लॉकडाउन की वजह से अभी तक लौटा नहीं पाया। मैं जल्दी से जल्दी उससे लेके दे देता हूँ। देख धंधा मंदा चल रहा है, ठीक है? उसको बोल जल्दी से जल्दी पैसा वापस चाहिए, मैं वापस आने तक। ठीक है दादा, और अपने वहिनी का ख्याल रखना। बाय। चलो बाय। वहिनी मुझे एक थोड़ा जरूरी काम है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। बाय। आशीष गया, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं अभी आता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे भाई का घर तोड़ के क्या अपना घर बचा रहेगा? मैं तुम्हें मानसी बहनी के पास बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। तू रोकेगी मुझे? तू रोकेगी मुझे? योगेश, योगेश प्लीज, नहीं नहीं। मुझे रोकेगी तू? हाँ, तू रोकेगी? योगेश नहीं, प्लीज। योगेश, क्या कर रहा है तू? खमाटा में
तो फिर इसे कहो कि काम से काम रखे, वरना खाएगी। और अरे रे रे रे, कितना मारा है तुझे? अच्छा, मैं ना मलहम लगा देता हूँ। अरे चोरों की तरह नहीं, शेरों की तरह। तब शेखर फोन उठाओ। हेलो हेलो नम्रता, क्या 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 हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सच सच बताओ क्या हुआ है? सुनील, योगेश फिर से मानसी वहीनी के पास चला गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। नहीं नहीं सुनील, तुम यहाँ मत आना, वरना किसी ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया ना, मेरी परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, और सुनो मैं तुम्हारे घर के पीछे आ रहा हूँ, तुम बाहर आ जाना मुझसे मिलने, ठीक है? आशीष, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बोल कर गए थे कि जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन इतने दिन लगा दिए। अरे क्या करूं मेरी जान, काम धंधे के लिए बाहर तो निकलना पड़ता है ना। फिर ये लॉकडाउन हो गया, अभी भी कैसे आया हूँ सिर्फ मुझे पता है। और इस लॉकडाउन में तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हुई है वो मैं किसे बताऊं? मुझे बताओ ना। रिश्ता कोई भी हो, भरोसा और सुरक्षा का विश्वास ही उस रिश्ते को विश्वसनीय बनाता है। जहां ज्यादातर लोग अपने संबंधों को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाते हैं, तो वहीं अपने शातिरपने में माहिर कुछ लोग खुद को सबसे बड़ा हितैषी दिखाते तो हैं, लेकिन मौका मिलते ही भरोसा तोड़ने से नहीं चूकते। अब इस केस को ही ले लीजिए। पति पत्नी के रिश्ते में बंधे आशीष और मानसी ने एक दूसरे को अंधेरे में रखा। एक दूसरे के प्रति उनका भरोसा अवैध संबंधों की हवस की भेंट चढ़ गया। लेकिन क्या उस हवस की चादर को ओढ़कर वे जिंदगी भर छिपे रह पाएंगे? कितनी बेरहमी से मारा है तुम्हें। बता, तुम्हारी ये आंसू मुझसे सह नहीं जाते। पर मैंने अब सहना सीख लिया है, इन्हीं आंसू के साथ जीना पड़ेगा मुझे। मैं अपने पति को अपनी भाभी के पास जाने से रोक नहीं सकती, और रोका तो उससे मुझे एक पति जो अपनी पत्नी की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, और दूसरा मेरा ससुर एक चोट देता है और दूसरा मरहम लगाने पहुंच जाता है, यहाँ वहाँ छूता है मुझे। तो तुम चुप क्यों? हाँ, अपने भाइयों से बात क्यों नहीं करती? मैंने आशीष दादा को बताया था, पर उन्हें मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है। उन्हें तो बस अपनी बीवी पे भरोसा है। और दूसरा शेखर, जो मेरा फोन ही नहीं उठाता। सब अपने अपने लाइफ में बिजी है, किसी को परवाह ही नहीं है कि उनकी बहन की जिंदगी में क्या होता है। नम्रता, सुनो, तुम चिंता मत करो। देखो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ,
इस सिचुएशन में मुझसे जो कुछ भी होगा मैं करूंगा। आ नहीं सकते थे, फोन तो कर ही सकते थे ना। अरे हाँ, वो इस मक्कर का भी फोन अभी आना था। कौन है? एक दल्ला है, बिजनेस राइवल। हम लोग जो और बाकी कंपनियों को माल बेचते हैं ना, उसमें से कमीशन खाता है ये। मेरी ईमानदारी की वजह से इसका बिजनेस चौपट हो गया है। हेलो आशीष भाऊ, ऐसी भी क्या नाराजगी, फोन तो उठाओ कम से कम। वैसे भी तुमने मुझे घर पर बैठने को मजबूर कर दिया है, ऊपर से लॉकडाउन ने मेरी कमर तोड़ दी है। देखो भाऊ, अकेले खाओगे तो हजम नहीं कर पाओगे। क्या मतलब? मतलब ये कि एरिया बांट लेते हैं, तुम्हारा बिजनेस तुम करो और मुझे भी अपना कमा के खाने दो। औकात से ज्यादा खाने वाले का पेट ना ऐसे ही फटता है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त फिर से करवट बदले और तुम धप से मुंह के बल आगे रहो। फालतू की धमकी देना बंद कर, समझा ना? तूने खुद अपनी लालच और बेईमानी की वजह से तेरा धंधा डुबाया है। मान ले कि तेरा इस धंधे में टाइम खत्म। किसका टाइम खत्म हुआ और किसका शुरू होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लो, तुम मिठाई खाओ। मिठाई? क्या महेश, तूने खरीदे शेयर्स की हालत क्या देखा ना बाजार में, सब गिर रहे और तू मिठाई खिला रहे। केदार भाऊ, मेरी कुंडली से शनि की 7.5 हमेशा के लिए दूर हो गई है। अब मैं अपना पुराना बिजनेस फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। तुम मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। ठीक है ठीक है। और रही बात शेयर्स की, तो तुम्हारे खरीदे हुए शेयर्स तो बड़ा उछाल मार रहे हैं। केदार भाऊ, तुम्हारी जिंदगी में कोई उछाल नहीं आ रहा। महेश, मेरी जिंदगी में बहुत जल्द उछाल आने वाला है। तो जानता है, मेरा बेटा योगेश नम्रता को, मेरी बहू को आए दिन मारते रहता है। अब उसकी बेरुखी से तंग आकर वो जल्द ही मेरी बाहों में आने वाली है। ये बात अब इस बात पर तू मिठाई खा ले। कौन आ गया? महेश कुलकर्णी? हाँ, मैं संजय, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए। रुको रुको, इधर रुको। ये तो मेल बॉडी है, लेकिन कमाल है, मेल बॉडी होके बिना कपड़ों की। हो सकता है इसका गला दबा कर मारा हो इसे। इसका चेहरा भी बिगाड़ा गया है सर। डेफिनेटली पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। हो सकता है किसी पत्थर वत्थर से मारा हो। लेकिन इसको यहाँ मारा गया है और या कहीं और मार के यहाँ लाया गया। सर, ये कच्ची सड़क आगे तक जाती है। शायद कोई गाड़ी आके ये लाश फेंक के यहीं से गई होगी। करोड़े कैसा पर तक बगा सर। शिरके सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास पूछताछ करो, किसी ने कोई एक्टिविटी देखी है क्या। और आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ इंक्वायरी करो, कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या। ठीक है सर। सर, आपका शक सही निकला। गला दबाकर ही मारा गया था और उसके बाद उसका चेहरा बिगाड़कर उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, पीएम रिपोर्ट में मेंशन है कि उसकी मौत 29 जून को दिन में 11:30 से 12:30 के बीच में हुई है। और सर, उसके पहले उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज भी हुई हैं। तो औरत के चक्कर में तो ये मर्डर नहीं हुआ सर? लग तो ऐसा ही रहा है सर, बॉडी की डिटेल से कोई मिसिंग कंप्लेंट मैच नहीं हुई है और जहाँ ये लाश मिली वहाँ रोड के अलावा और कोई आबादी नहीं है, इसलिए कोई डिटेल्स नहीं मिल पाई। ठीक है, इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो और फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर लो और बॉडी का डीएनए टेस्ट भी करवाओ। ठीक है सर।
मानसी देशपांडे जी। क्या? आशीष का डेथ सर्टिफिकेट? हे भगवान, ये क्या हो गया? आशीष! वही क्या है? हे भगवान! फाइनली ठीक है, मैं बोल देता। सुनो। क्या हुआ? आशीष दादा नहीं रहे अब। कोरोना से उनकी डेथ हो गई है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। संभालो अपने आप को। अब वैसे भी हमारे रास्ते का कांटा तो निकल ही गया ना। मैं तुमसे तलाक देके मानसी से शादी कर लूंगा। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? योगेश, योगेश रुको योगेश, प्लीज मुझे ऐसे मत ठुकराओ। छोड़ बाला। योगेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नम्रता के साथ ऐसा बिहेव करने की? चाहता हो गेट आउट। नम्रता उठ जा। अरे उठ उठ उठ। देख तो चिंता क्यों करती है तू? ये नंबर क्यों नहीं लग रहा है? ये आशीष का नंबर कई हफ्तों से स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? सब कुछ ठीक हो बस। मानसी वहीनी, प्लीज मेरा घर मत तोड़ो। योगेश को छोड़ दो। देख नम्रता, तू अपने पति को नहीं संभाल पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मतलब तू सीधे से नहीं मानेगी? मैं तुम्हें ना करूंगी। छोड़ो उसको। अगर एक बार तूने और हाथ लगाया ना तो तू जिंदा नहीं रहेगी। मेरे बहन को हाथ कैसे लगाया? शेखर, ये मानसी वहीनी और ये योगेश दोनों का चक्कर चल रहा है। क्या? सोचा भी नहीं था तुम लोग इतना गिर सकते हो। मानसी वहीनी, अरे थोड़ी तो शर्म करो। आशीष दादा जाने के बाद तुम लोग तो खुलेआम रंगरलिया मनाने लगे। नम्रता, तू गार्जियनों को करो। मेरे जीते जी मैं ये होने नहीं दूंगा। सर, हमारे पारिवारिक प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है। प्रॉपर्टी में कितने बंटवारे? जी, ये मेरे बड़े भाई का डेथ सर्टिफिकेट है। अभी हाल ही में उनकी कोरोना से डेथ हुई है। उनकी एक बीवी है मानसी और मेरी छोटी बहन है नम्रता। इन दोनों का हक बनता है। ऐसा कोई तरीका है जिसे ये मानसी को इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी ना मिले? इसलिए हमें ये प्रूव करना होगा कि लीगली वो तुम्हारे भाई की वाइफ है ही नहीं। और दूसरी बात, वो किसी और से शादी कर ले तो उन्हें प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं मिल सकता। जी, थैंक यू। सर, आपने जो डीएनए रिपोर्ट मंगाई थी वो आ गई। एक मिनट। हेलो, एडवोकेट सलागरे बोल रहा हूँ। केलकर साहब से बात हो सकती है? हाँ, एक मिनट सर, मेरे साथ ही हैं। सर, आपके लिए। हेलो। हाँ नमस्कार केलकर साहब, एडवोकेट सलागरे बोलते हैं। हाँ नमस्कार सर, बोला बोला। अभी शेखर नाम का लड़का आया था मेरे पास प्रॉपर्टी के बंटवारे का केस लेकर। उसके भाई की डेथ हुई है। सर्टिफिकेट में डेथ ऑफ कॉज इज कोरोना ऐसे लिखा है।
ये सर्टिफिकेट मुझे नकली लग रहा है। अच्छा, एक काम करना सर, लग रहा साहब, वो सर्टिफिकेट और वो आदमी की डिटेल्स शिरके के मोबाइल पे सेंड कर दो। सर भेज देता हूँ मैं। ओके, थैंक यू। आया? हाँ सर, आ गया। एक काम करो, ये स्वाति को फॉरवर्ड कर दो और स्वाति को बोलो पता करे ये फेक है या ओरिजिनल। सर। सॉरी मानसी भाभी, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अगर योगेश को ही नम्रता के साथ नहीं रहना है तो मैं क्यों कुछ ज़बरदस्ती करूं? और आप दोनों को भी शादी करनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी हेल्प लगे तो आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन वही नहीं, मैं चाहता हूं कि दादा के बाद उसकी प्रॉपर्टी का हकदार सिर्फ मैं रहूंगा। ठीक है शेखर, वैसे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो सिर्फ योगेश चाहिए। मैं अपनी दुनिया बसाना चाहती हूँ योगेश के साथ। आशीष, आइए ना। लेकिन आप कौन? मैं आशीष की वाइफ कविता। क्या 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 झूठ बोल रही है आप? आशीष दादा की वाइफ तो ये है मानसी। ये आप क्या कह रहे हैं? आशीष की वाइफ मैं हूँ कविता। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, ये मैरिज सर्टिफिकेट देखिए। और ये सर्टिफिकेट तो आपकी शादी के भी पहले का है। आप आशीष को बुलाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आशीष दादा की तो कुछ ही दिनों पहले कोरोना से मौत हो गई है। क्या? आशीष? आप में से शेखर कौन है? सर शेखर मैं हूँ। आपके भाई की कोरोना से मौत हुई, आपको कैसे पता चला? जो सर्टिफिकेट आपने लॉयर को सबमिट किया था, कहाँ से मिला था आपको? सर वो सर्टिफिकेट तो कुरियर से आया था। हाँ सर, कुरियर तो मैंने खुद रिसीव किया था। देखो, ये यही था। हाँ सर, सर्टिफिकेट तो यही था। ये फेक है क्या? मैं जानती थी यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। आप? मैं आशीष की वाइफ कविता, लेकिन यहाँ आकर पता चला तो ये कि आशीष की बीवी बनी बैठी है। ज्यादा कुछ बुरा ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। काम कर रहा हूँ। अब आशीष से आखिरी बार कब मिली थी? सर वो 22 जून तक तो यही थे, उसी दिन वो गए थे। हाँ सर, उसी दिन वो मेरे पास भी आए थे। एक हफ्ते के बाद 29 जून को वो बिजनेस टूर के लिए निकल गए थे। अब कभी लंबा इंतजार मत करवाना, और अगर जल्दी नहीं आए ना तुम तो मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। चिंता मत करो, हफ्ते 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। यार कैब बुक करना भूल गया मैं। तुम पहले कैब बुक कर लो। नहीं यार, लेट हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, बाप्पा चौक में जाके कैब ले लेता हूँ। साहब, आशीष ने मुझे इस घर और शेखर के बारे में बताया था, और बहुत दिन तक जब आशीष का नंबर स्विच ऑफ गया और ना ही कोई कांटेक्ट हो पाया तो मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। और सर आशीष दादा भी 22 जून के बाद वापस घर आए ही नहीं। हाँ सर, वो सिन्नर जाने का कह के गए थे। आशीष की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं सर, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। दादा एकदम सीधे आदमी थे, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। सब महेश कुलकर्णी, ये आशीष का कॉम्पिटिटर हुआ करता था। आशीष ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से का विश्वास जीत लिया था, और जिसकी वजह से महेश का कमीशन का धंधा भी चौपट हो गया था। और फिर एक दिन उसने आशीष को फोन पर धमकी भी दी थी। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त फिर से करवट बदले और तुम धप से मुंह के बल आगे रहो। फालतू की धमकी देना बंद कर, समझा ना?
परेशान हो गए हमको देख के? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। आशीष की वाइफ कह रही थी कि तुमने उसे कुछ धमकाया बिजनेस के सिलसिले में। सर बिजनेस में ये सब होते रहता है। आशीष ने मेरा धंधा चौपट कर दिया था तो गुस्सा तो आएगा ही, फिर भी मैंने समझौते के लिए उसे फ़ोन किया था सर। हाँ उस वक्त थोड़ी बहसबाजी हुई थी बस, बाकी मैं कुछ नहीं जानता सर। नहीं कुछ जानते हो तो अभी बता दो, क्योंकि हम अगर जानने की कोशिश करेंगे तो बताने के लायक नहीं रहोगे। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता। सर मुझे तो इस शेखर का ही हाथ लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके वो डायरेक्ट लॉयर के पास चला गया। सर ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। लेकिन आशीष को मार के शेखर को ज्यादा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आशीष के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी तो उसकी वाइफ को मिलने वाली थी। ये महेश हमसे कुछ छुपा रहा है। एक काम करो, महेश का सीडीआर रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन ट्रैक करो, और ये जो फेक डेथ सर्टिफिकेट मिला था वो किसने बनवाया था ये भी चेक करो। शायद उससे हमें पता चले कि आशीष के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है सर। सर कविता के बयान के मुताबिक 29 जून को आशीष नासिक से निकला था और उसके अगले ही दिन हमें एक आदमी की लाश मिली थी नासिक के जंगल में। सर लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस आदमी की मौत 29 जून को ही हुई थी, तो कहीं ये लाश आशीष की तो नहीं? उस बॉडी से शेखर का डीएनए मैच कराओ। सर शेखर का डीएनए मैच होते ही इस बात की भी पुष्टि हो गई कि 30 जून को नासिक के जंगल में मिली लावारिस लाश दरअसल आशीष की ही थी। लेकिन पुलिस के सामने ये सवाल अब भी मौजूद था कि आशीष को आखिर मारा किसने। आशीष की फोन लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड से भी कोई खास सबूत हाथ नहीं लगा। पुलिस का शक आशीष के बिजनेस राइवल महेश कुलकर्णी पर जाकर ठहर रहा था। दूसरी तरफ पहले ही अपने पति से मिले धोखे से दुखी नम्रता अपने भाई शेखर के विश्वासघात से हिल गई थी, जो योगेश की शादी मानसी से करवाने की हिमायत कर रहा था। मानसी तो पहले से ऐसी थी, मगर अब तो शेखर भी। मानसी और योगेश को जो करना है वो करेंगे नम्रता, लेकिन अब जब शेखर भी इस गंदे खेल में शामिल हो गया है, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर मैं जाऊंगी कहाँ? मैं तुम्हें कहीं एक सुरक्षित जगह पे लेके जा सकता हूँ, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो। कैसी बात कर रहे हो सुधीर? एक तुम ही तो जिस पर मेरा भरोसा बचा है। ठीक है, कल मैं आता हूँ तुम्हें लेने, तैयार रहना। संजय जी, मैंने आपके लिए कुछ अच्छी कंपनी के शेयर सिलेक्ट किए हैं, अगर इन्वेस्ट करना हो तो पैसे लेके आ जाइए। महेश जी एक्चुअली क्या है, वो जो शेयर्स के लिए पैसा रखा था ना वो कहीं और खर्च हो गया, अब इंतज़ाम करने को कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। कोई बात नहीं, जब इंतज़ाम हो जाए तो बता दीजिएगा। जी। नम्रता, 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 क्या है? कहाँ घुस रहा है तू? कहाँ घुस रहा है तू? नम्रता का है? मुझे क्या पता, कल रात से घर पर नहीं है वो। तुम्हें पता होगा ना, तू तो आशिक है उसका। बता कहाँ छुपा के रखा है उसे? मुझे नहीं पता नम्रता कहाँ पे है। भैया किसी और के साथ भाग के। सच सच बता नम्रता कहाँ है? तुम लोग उसे बहुत परेशान करते हो, मुझे पता है। कहाँ छुपा के रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? हिम्मत कैसे हुई तेरे मेरे बाबा को हाथ लगाने की? हाँ हिम्मत कैसे हुई? छुपा के रखा है, मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा, मैं बोल रहा हूँ। अरे जा जा, नम्रता जहाँ भी होगा ना मैं पता लगा के रहूंगा। चल निकल, नम्रता कहाँ है? चल पता लगाता है साला। कातिल बहुत चालाक है शेर के, और इसलिए उसने कोरोना का सहारा लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आशीष को कहाँ मारा गया, क्योंकि कविता के बयान और आशीष के कॉल डिटेल्स के मुताबिक वो घर से 11 बजे निकला था और उसकी मौत 11:30 से 12:30 के बीच में। तो इसका मतलब उसको रास्ते में ही मारा गया। सर कविता ने हमें बताया था कि आशीष ने घर से कैब बुकिंग की थी, वो पैदल बापा चौक तक गया, जो वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर। सर हो सकता है इसी बीच आशीष को किडनैप करके मार दिया गया हो या फिर कातिल उसी कैब में हो। सर लेकिन अगर कातिल ने आशीष को सिन्नर में मारा तो उसकी लाश को नासिक के जंगलों में क्यों फेंक दी? जाहिर सी बात है स्वाति,
कातिल नहीं चाहता था कि वो लाश आसानी से किसी को मिले, इसलिए उसने जंगल में उस बॉडी को डंप किया। अरे कहा जा रहा है? चल बात कर। अरे करणे येऊ दे त्यांना, लोकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी जगना पडीकडे। सर ये नम्रता गायब हो गई है सर। क्या सर? उसके पति योगेश और आशीष की बीवी मानसी, इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है सर। सर मुझे पक्का यकीन है इन दोनों ने गायब किया सर। आप उन दोनों को छोड़ना नहीं सर प्लीज। गायब कौन कर सकता है लेकिन नम्रता को? सर शेखर उसका भाई सर वो भी ये कर सकता है सर। सर ये योगेश और मानसी की शादी को रोकने के बजाय वो उसे सपोर्ट कर रहा है प्रॉपर्टी के चक्कर में सर। और नम्रता ने उसे वार्निंग दिया कि अगर उसने ऐसे किया तो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा वो नहीं छोड़ेगी। इन सब से पूछताछ करनी होगी। अरे सर हमें नहीं पता वो कहाँ चली गई है। हाँ सर, एकदम कैरेक्टरलेस औरत थी, कितनों के साथ उसके चक्कर थे सर। और उसमें से ये एक सुधीर भी है, पूछिए उसको। और सर एक बार तो उस कमीनी के लिए इसने मुझे मारा भी था, पूछो। तो जानवर को दाव मारा तूने? हाँ? अब मार क्या होती है ना मैं तुझे बताता हूँ। तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? हाँ? तेरा अफेयर चल रहा है क्या उस कमीनी के साथ? तेरे जैसा नहीं समझा, और ना ही वो मानसी की तरह है कि पति होने के बावजूद यहाँ मुंह मारे। तो तुम लोग कर रहे हो। अगर नम्रता को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। एक तरफा ही सही लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे सर ये झूठ बोल रहे, उसका कोई चक्कर किसी के साथ नहीं चल रहा था। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा एक तरफा प्यार था उसके लिए, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे सर, इसलिए उसने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे वो उसे मारता था और इसका ये बाप उसे मलहम लगाने चक्कर में उसको मोलेस्ट करता था सर। उसे लगा कि वो इस घर में सुरक्षित नहीं है, उसको मेरी मदद की जरूरत थी। उससे पहले कि मैं उसे कोई सेफ जगह पे लेके जाऊं इन लोगों ने उसे गायब कर दिया सर। अरे झूठ बोल रहा है सर, खोटा बोलते हैं। ये खुद उसको भगाने के चक्कर में था और अब हम पर आरोप कर रहा है अभी। हाँ सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरी बात मानिए सर। आप मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं सर? आशीष को ढूंढने के लिए आई हूं मैं यहाँ। और तू, तेरा भाई मरा नहीं और तू वकील के पास चला गया, अजीब नहीं लगता तुझे? सबसे ज्यादा शक ना तुम दोनों के ऊपर है। एक सीधा सीधा उगल दे वरना डंडा मार के उगलवाऊंगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सच में कुछ पता नहीं। सर हमें जितना पता था आपको बता तो दिया। वो सर्टिफिकेट भी कोरियर से आया था। पानी देता हूँ। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे? प्लीज जाने दो मुझे। जाएगी ना? प्लीज जाएगी, बाहर जाएगी तू, पहले तेरी जान जाएगी। हेलो सुधीर। नम्रता तुम कहाँ पे हो? तुम ठीक तो हो ना? नहीं सुधीर, मुझे इन लोगों ने ना महेश कुलकर्णी के घर पे बांध कर रखा है। ये घोल चौक है ना? हाँ बस वही। सुनो तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं तुरंत आता हूँ वहाँ पे, तुम फिक्र मत करो। हाँ सर अभी तक इस नम्रता की सीडीआर से कुछ खास पता नहीं चला। 31 जुलाई से इसका फोन स्विच ऑफ है और अभी तक स्विच ऑफ ही है। सर हो सकता है कि नम्रता अपने हस्बैंड के साथ घर से भागी हो या फिर कोई उसे जबरदस्ती करके ले गया हो सकता है कि मानसी और योगेश भी इसमें इन्वॉल्व हो। अरे शेखर? हाँ सर, इस शेखर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। और हमें सुधीर ने बताया था कि नम्रता अपना हिस्सा शेखर से मांग रही थी। सर वो नम्रता का पता चल गया सर, उसने मुझे 1 घंटे पहले फोन किया था। उन लोगों ने उसे गोल चौक में किसी महेश कुलकर्णी के घर पे बंद करके रखा है सर। मैं वहाँ पे गया था लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं। इस केस में महेश कुलकर्णी का नाम बार बार आ रहा है, कहीं आशीष और उसके बहन से बदला लेने का मामला तो नहीं? एक काम करो, सुधीर को जिस नंबर से कॉल आया था उसके डिटेल्स निकालो। इस महेश कुलकर्णी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। चलो।
सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर ये यहाँ। मैं जब आया था तब बंद था सर। नम्रता चेक करो। सर ये तो मर चुकी है। और सर ये देखिए, गले पे रस्सी के निशान है, शायद रस्सी से गला घोट के मारा गया ऐसे। नम्रता! नौटंकी बंद कर। तूने मारा है नम्रता को? तो एक तरफा प्यार करता था ना उससे। तूने बोला था दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला था। सर मैं जब आया था सर तब अंदर से दरवाजा बंद था सर, यकीन कीजिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सिर्फ नम्रता, सर इसी ने मारा सर, इसी ने मारा। तुझे कैसे बता रहे नम्रता यहाँ है? सर शेखर ने मुझे फोन करके बोला था नम्रता यहाँ पे। सर योगेश को मैंने ही बताया था। सुधीर का पहले फोन मुझे आया था, लेकिन मैं घर से थोड़ा दूर था और योगेश मेरे ही घर पे था, इसीलिए मैंने आगे भेज दिया। हटा दिया ना तूने तेरी बीवी को रास्ते से? हाँ, मानसी के साथ आय्याशी कर रही थी ना तेरे को? सच बोल। सर सच बताऊं तो आप लोगों के आने से पहले मैं यहाँ आ चुका था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ऑलरेडी नम्रता मर चुकी है, इसलिए मैं डर गया और डर के बाहर जाके छुप गया। सर ये शायद महेश का फोन है, जिससे नम्रता ने सुधीर को कॉल किया। सर महेश मिल गया। क्या रे? खुश हो गया ना तू? भाई बहन को मार के तेरा बदला पूरा हो गया? सर आशीष और नम्रता को मैंने नहीं मारा है। हाँ मैं नम्रता को यहाँ ले आया था, पर केदार के कहने पर। देख मेरी बहू नम्रता घर से भागने की तैयारी में है। वैसे मेरे बेटे योगेश ने तो उसे जिंदगी से निकाल ही दिया है, अब उसको किसी सुरक्षित जगह की तलाश है। इस स्थिति में उसके भाई का दुश्मन मतलब तू तेरे उस वाले घर से सुरक्षित और कौन सी जगह हो सकती है? उसके बाद में केदार के घर पहुंचा। केदार ने नम्रता को पहले ही बेहोश करके रखा था। फिर मैंने नम्रता को गाड़ी में डाला और यहाँ ले आया सर। उसके बाद मैंने और केदार ने बारी बारी नम्रता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इन सबको कस्टडी में ले लो। चलो स्वाति, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और सीसीटीवी रहेगा तो उसका फुटेज कलेक्ट करो। सर अरे साहब वो महेश झूठ बोल रहा है, एक नंबर का की इंसान है वो, हमेशा औरतों के पीछे पड़ा रहता है, हमारे घर में आता जाता रहता था। और आपको बताया था मैंने, नम्रता हमारी बहू, उसका चाल चलन ठीक नहीं था। इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं, सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है मेरे पास। कोई सबूत है आपके पास? आएगा, जिस दिन मेरे हाथ सबूत आएगा मेरा हाथ चलेगा, फिर तेरे हाथ कुछ नहीं रहेगा। एक केदार का सीमेंट सैंपल कलेक्ट करो और क्राइम सीन पे जो क्वांटम मिले उससे मैच करवाओ। सर नम्रता की पीएम रिपोर्ट। सर नम्रता की मौत गला घोटने की वजह से हुई है। इसके अलावा बॉडी पे कहीं कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है और मौत 11 से 12 के बीच में हुई है। सीसीटीवी फुटेज? नहीं सर, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही शिरके। ये नम्रता ने सुधीर को कॉल किया, सुधीर ने शेखर को कॉल किया, शेखर वहां तुरंत नहीं पहुंच पाया इसलिए उसने योगेश को कॉल किया, सब लोग वहां थे, तो कातिल कौन है? सर ये महेश के मुताबिक केदार को पता था कि नम्रता कहाँ है, लेकिन इस वक्त ये दोनों मर्डर से भी इनकार कर रहे हैं। नहीं शिरके, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, क्योंकि आशीष और नम्रता दोनों का मर्डर सेम तरीके से हुआ है, तो हो सकता है इनका कातिल भी एक हो। सर हमें शेखर ने बताया था जब उसने योगेश को कॉल किया था तब वो आशीष के घर पे ही था। हो सकता है मानसी या कविता ने उनकी बात सुन ली हो। और वैसे कविता पर शक करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। आशीष के मरने के बाद वो उसकी लीगल वाइफ है, तो शेखर जैसे ही प्रॉपर्टी पर उसका इक्वल दावा बनता है। सर मैंने नम्रता को नहीं मारा है। और सर मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। उस दिन नेटवर्क इशू होने की वजह से योगेश बाहर गया था सुधीर से बात करने के लिए, और जब योगेश अंदर आया तो उसने मानसी को बताया और मानसी ने मुझे बताया कि किसी ने नम्रता का किडनैप कर लिया है। हाँ सर ये सही कह रही है।
सर आपको क्या लगता है ये दोनों लड़कियां सच बोल रही है या सच को छुपा रही है? ये नम्रता को जिसने भी मारा है बहुत होशियार है। उसे ढूंढने के लिए मैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शिरके, ये आशीष का डुप्लीकेट डेथ सर्टिफिकेट जिसने भी बनवाया है उसका कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं सर। ठीक है। शिरके, तुमने एक चीज पॉइंट आउट की, खिड़की के बाहर 2 रस्सी के टुकड़े लटक रहे थे और बीच का हिस्सा गायब था। ये नम्रता को भी रस्सी से घोट के मारा गया है ना? हाँ सर। क्या ऐसा तो नहीं कि ये रस्सी उसके लिए यूज की गई हो? पॉसिबिलिटी तो है सर। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुला, हम लोग कातिल के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, जल्दी। ठीक है सर। सर 1 मिनट। हेलो, ठीक है सर। क्राइम सीन पे जो कॉन्डम्स मिले थे और उसके अंदर जो सीमेन था वो केदार के सीमेन से मैच कर रहा है। बोला था ना तेरे को, जिस दिन हाथ सबूत लगेगा मेरा हाथ उठेगा। सच बोल। मुझे मत मारिए, मैं सब बताता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी बुरी नज़र थी मेरी बहू पर। महेश जो कुछ भी बोला बिल्कुल सच बोला। ये नम्रता को किडनैप करने का प्लान मेरा ही था, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा सर। तूने अभी आधा सच बोला है। तूने एक औरत को मॉलेस्ट किया है, एक औरत तुझे मारेगी। स्वाति, इसको इतना मारो ये सच बोले। सर हेलो। कविता किसी को तो मिलने आई है, पर मैं देख नहीं पाया वो किससे मिलने आई है। ठीक है, वो बाहर आने तक वहीं रुको, और अगर पता ना चले वो कौन है तो किसी बहाने से अंदर चले जाना। ओके मैडम। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटमधून आलोय, तुमच्या मीटरचं रीडिंग घ्यायचं आहे। सर, तुमचं मीटर फॉल्टी आहे। 1 आठवड्यामध्ये तुम्हाला नवीन मीटर दिलं जाईल, पण मालकाचा आम्हाला एक फोटो लागेल। मेरे पास में फोटो नहीं है सर। ती आमच्याकडे सुविधा आहे। तुम्ही जरा मास्क खाली करा। सर, ये वो आदमी है जिससे कविता मिलने गई थी। इसकी कुंडली निकालो। सब। अब मेरे रास्ते में सिर्फ एक ही रोड़ा बचा है, और वो भी अपनी जगह पे पहुंच गया तो फिर सब कुछ अपना, ना कोई रोक टोक, सिर्फ मौज ही मौज। ठीक है सर, कविता जिस आदमी से मिलने गई थी उसकी डिटेल्स निकालिए। वो कविता का ही मामा है, संजय, इसी शहर में रहता है। सर, आशीष का जिसने फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया था उसका पता चल गया है, ये उसका फोटो है। करडे ने जो फोटो भेजी तो दिखा। सब। ये दोनों फोटो तो एक ही आदमी के हैं। सब, इसने नम्रता को मारा है। हमने जब इसे पकड़ने की कोशिश की थी ये हमलावर हो गया। ये दोनों फोटो तो एक ही आदमी के हैं, ये देखो। लेकिन इसने आशीष और नम्रता को मारा क्यों होगा? सर, 100% प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है। प्रॉपर्टी का मामला? अगर प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है तो इसका अगला शिकार शेखर हो सकता है। हमें शेखर को बचाना होगा। 1 सेकंड से शेखर बच गया और 1 सेकंड से तू भी बच गया। तुम दोनों के खिलाफ सारे सबूत है हमारे पास। तुम सच बोलो, ये तो हमारा डंडा बोलेगा। बताती हूँ सर, मैं आशीष से बहुत प्यार करती थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। वो अक्सर बिजनेस का नाम लेकर सिनर आया करता था,
और जब उसने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहाँ बिताना शुरू कर दिया तो मुझे उस पर शक होने लगा। फिर मैंने ये बात संजय मामा को बताई। इन्होंने आशीष के इस घर पर नज़र रखनी शुरू कर दी। तब हमें पता चला कि आशीष और मानसी शादी कर इस घर में एक साथ में रह रहे हैं। तब मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई सर। मामा, मैं आशीष को कभी माफ नहीं कर सकती, उसे मारना ही होगा। ये तू नहीं, तेरा गुस्सा बोल रहा है। नहीं मामा, ये मेरा आखिरी फैसला है। सही मौका नहीं, उसे मारने के लिए इस घर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। साहब अभी कोरोना से इतने लोग मर रहे तो हमें लगा कि ये आशीष की मौत भी छिप जाएगी और कविता आशीष की प्रॉपर्टी पे ऐश करेगी। लेकिन साहब जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि ये आशीष की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। फिर हमने सोचा साहब ये प्रॉपर्टी के जितने भी दावेदार हैं उनको सबको एक एक करके रास्ते से हटा देंगे। ये नम्रता के बारे में कैसे पता चला? वो मैं इनके घर पे नज़र रख रहा था ना साहब, तो वो शेखर ने योगेश को फ़ोन करके नम्रता के किडनैप होने की बात बोली तो वो बात मैंने सुन ली क्योंकि मैं वहीं पे छुप के खड़ा था। गोल चौके के पास। और क्या नाम बताया? महेश कुलकर्णी। पक्का नम्रता वहाँ मिलेगी? फिर मैं वो एड्रेस पे पहुंचा और नम्रता को गला घोट के मार दिया सर। सुधीर ने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन मैंने उसे खोलने नहीं दिया। फिर सुधीर वहाँ से चला गया, फिर मैं भी वहाँ से चला गया सर। नम्रता के बाद सिर्फ अभी शेखर बचा था, उसे मारने वाले थे साहब, पकड़े गए। तुम्हें पता है लालच और बेवकूफ़ी में तुमने कितनी लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी? आप दोनों को तो मौत से भी बदतर शिक्षा होनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, उसमें प्यार और अपनेपन की नमी बनाए रखकर ही लंबे समय तक साथ चला जा सकता है। और इतना जरूर ध्यान दें कि भरोसा कतई टूट ना पाए, वरना परिणाम के तौर पर कोई न कोई दुर्घटना जरूर होकर रहेगी। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।